हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग टिहरी रियासत की कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो उसको यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विलयीकरण जो पत्र था उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? सो आंसर दीजिएगा कि विलयीकरण पत्र पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किया था वो किसने किया था। सो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था टिहरी रियासत विलयीकरण पर, वो थे परिपूर्णानंद पैन्योली। और इन्हीं से मानवेंद्र शाह जो है वो चुनाव में एक बार हारे भी थे। 1957 से लेकर के 2004 तक टिहरी रियासत के सांसद कौन रहे? 1957 से 2004 तक टिहरी रियासत के सांसद मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह की डेथ कब हुई थी? तो मैंने इनका डेथ का आपको बताया था 5 जनवरी 2007। गणनरेश के पुत्रों को क्या कहा जाता था? जो गणनरेश होते थे, इनके जो पुत्र होते थे, उन पुत्रों को है ना, क्या कहा जाता था? युवराज या टीका या कुमार, ये सभी कहते थे। ऑप्शन सी, 4 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम ने किसके लिए ओझा गुरु शब्द का यूज किया? ओझा गुरु मौलाराम ने किसे कहा है? ओझा गुरु मौलाराम ने किसे कहा है? क्वेश्चन नंबर 5। धर्माधिकारी को किसे कहा है? धर्माधिकारी को मौलाराम ने क्या कहा है? ओझा गुरु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? धर्माधिकारी तो ओझा गुरु हो गए। गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? ऑप्शन सी, मुख्तार। कौन होते थे? मुख्तार। गणनरेशों की अगर सैनिक व्यवस्था या फिर अन्य पदाधिकारियों की बात करूं, तो गणराज्य का जो सर्वोच्च सेनापति होता था या मंत्री होता था, मुख्तार होता था। गढ़ सेना पलटनों में बांटी हुई थी, जिनमें सलाण, बधाण और लोहवा ये गढ़ थे, यहाँ क्या थे? पलटन थी। प्रत्येक परगने के सैनिक शासक को क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था, जिसका काम परगने में शांति व्यवस्था कायम करना था। राजकीय कार्यालय के जो महानिदेशक होते थे, उन्हें क्या कहते थे? दफ्तरी कहा जाता था, जिसका कार्यालय राजधानी में होता था और जिसके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण हुआ था किया जाता था। मौलाराम के ग्रंथों में संदेशवाहक को चणु, राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाले को चाकर कहा है, और राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को चौपदार कहा जाता है। क्या? चौपदार। गणराज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख होता था, जिसके लिए मौलाराम ने ओझा गुरु यूज किया। सो क्वेश्चन है कि गणराज्य की राजधानी के सुरक्षा अधिकारियों को क्या कहा जाता था? गोलदार कहा जाता था। गणराज्य की राजधानी के जो सुरक्षा अधिकारी होते थे, उन्हें क्या कहते थे? गोलदार, फौजदार या मुख्तार या सभी? तो जो सुरक्षा अधिकारी होते थे, है ना, उनको गोलदार कहते थे। फौजदार प्रत्येक सैनिक के सैनिक शासक जो होता था उसे फौजदार कहते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणनरेशों के मंत्रिमंडल में किसका प्रमुख स्थान होता था? धर्माधिकारी का। ठीक है ना, किसका? धर्माधिकारी। गणनरेशों के प्रशासन में तीव्रगामी संदेशवाहक क्या कहलाते थे? तीव्रगामी संदेशवाहक को क्या कहते थे गणनरेशों के प्रशासन में? सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 9, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चणु। क्या कहते थे? चणु कहते थे संदेशवाहक को। गणनरेशों के प्रशासन से संबंधित सही युग्म का चयन करना है। राजसभा एवं राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाला व्यक्ति चाकर, राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला व्यक्ति चौबदार। क्या दोनों ही सही है? ऑप्शन सी। परगनों में राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा होता था? परगने में जो राजस्व वसूली का काम करता था वो कौन करता था? थोकदार करता था। कौन था? थोकदार करता था। ठीक है, थोकदार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? राज्य की आय का प्रमुख साधन 12 का ऑप्शन ए सिरती या फिर भूमि कर। 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहा जाता? आसामी। क्या कहते थे? आसामी कहते थे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आसामी कितने प्रकार के होते थे? आसामी कितने प्रकार के होते थे? सो याद रखना है कि जो आसामी होते थे वो आपका आंसर हो जाएगा 14 का सी। 3 प्रकार के आसामी होते थे। देखो भाई, यहाँ पर कुछ और बता दूं। गढ़ नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि उसके पुत्र को युवराज या टीका या कुमार कहते थे। राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी दीवान या वजीर होता था, जो राज्य की आंतरिक व्यवस्था नीतियों का निर्धारण करता। दीवान और वजीर की बात करें तो सुदर्शन शाह के समय दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति नियुक्त होते थे। वजीर दुर्गादत्त प्यानील एंड दीवान ज्वालादत्त बहुगुणा थे। कीर्ति शाह के समय हरिकृष्ण रतुड़ी वजीर पद पर, जबकि तिलाड़ी कांड के जिम्मेदार चक्रधर जियाल नरेंद्र शाह के समय दीवान थे। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य विभक्त था ठांडा, परगना और पट्टिया और ग्राम में। ठांडा, परगना, पट्टिया और ग्राम। सुदर्शन शाह के समय 4 ठांडों में विभक्त था, जिसके प्रमुख को थानेदार कहते थे। परगने की जो व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था उसे सुपरवाइजर, जो ब्रिटिश शासन के कानूनगो के समान होता था। परगने के बाद पट्टिया आती थी, जिसका शासन पटवारी संभालते थे, जो राजस्व अधिकारी होते थे। परगनों में राजस्व वसूली का काम थुकदार करते थे, जिन्हें कमीन या सयाना कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट ग्राम यानी कि गांव थी, जिसका मुखिया प्रधान होता था। प्रधान गांव में राजस्व एकत्र कर धनराशि पटवारी को सौंप देता और यह पद जो था वंशानुगत होता था। प्रधान गांव के मौरूसीदारों में से अपॉइंट होता था, नियुक्त होता था। प्रत्येक गांव में राजस्व वसूलने के लिए प्रधान होते थे। अगर यहाँ की भू राजस्व व्यवस्था की बात करूं गढ़ की, तो कत्यूरी राज्य के समान गढ़ राज्य में भी भूमि का स्वामित्व राजा में निहित होता था। राज्य आय का प्रमुख साधन सिरती या भूमि कर था। राज्य 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता। एक, संकल्प अर्थात विष्णु प्रीति विद्वान ब्राह्मणों। रौथ, वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप। जागी, राज्य अधिकारियों को। राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को आसामी कहते थे। आसामी 3 प्रकार के होते थे, खाईकर, सिरतान और मौरूसीदार। जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से खुद करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था, उसे मौरूसीदार। सिरतान कौन? जो मौरूसीदार या खाईकर को उसकी भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करता था। खाईकर जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था और निर्धारित रकम मौरूसीदार को दे देते था। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ये बताओ कि 3 प्रकार के हो गए आसामी, कौन कौन से? खाईकर, सिरतान, मौरूसीदार, उपयुक्त सभी। निम्न में से धातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या कहा जाता? तो धातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या कहते थे? 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, खाईकर कहते थे। क्या कहते थे? खाईकर, जिसे वह कभी भी हटा सकता था। जिस समय तक खाईकर धातवान को राजस्व देता, उसे थात से नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में राजा भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता है? रौत, संकल्प या विष्णु प्रीति या जागीर गिरोह। ऑप्शन हो जाएगा डी। संकल्प या विष्णु प्रीति में भू स्वामित्व किसे दिया जाता था? बताया था ना 18 का ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को। वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप रौत और राज्य अधिकारियों को जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 90, राज्य अधिकारियों को दिया जाने वाला भू स्वामित्व कौन सा है? 19 का ऑप्शन बी, जागीर। कौन सा है? जागीर। निम्न में से वीरता प्राप्त सैनिकों को दिया जाने वाला कौन सा है भू स्वामित्व? 20 का ए, रौत है। क्या है? 20 का ए, रौत। पवार शासक में तिहाड़ क्या था? तो पवार शासक में शासनकाल में जो तिहाड़ था वो क्या था? कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में ये लेते थे पवार शासक, उसी को कहा जाता है आपका तिहाड़। सो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कर होता था। क्या होता था? कर होता था। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। पवार शासन कृषि में कितना तिहाड़ कर के रूप में देते थे? 22, 1/3। कितना देते थे? 1/3 आपको ध्यान रखना। निम्न में से औताली क्या था? औताली क्या था? तो औताली एक प्रकार का राजस्व कर या भूमि कर होता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23 का इनमें से कोई नहीं, क्योंकि औताली क्या था? एक राजस्व या फिर भूमि कर था। एक राजस्व या फिर भूमि कर था।
ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पमार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदार को कौन भेजता था? चलो भाई 24 का आंसर दो। पमार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदार को कौन भेजता था? 24 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, कौन? प्रधान भेजता था। कौन भेजता था? प्रधान भेजता था। 24 का सी। आय व्यय का कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आय व्यय का कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पद वंशानुगत था? कौन सा पद वंशानुगत था? तो वो था आपका प्रधान का। अधिक उर्वरक वाली भूमि उत्पादन से कर किस रूप में लिया जाता था? अधेल या आधा भाग, है ना। अधिक साधारण उर्वरता वाली जो भूमि थी, उस भूमि के उत्पादन का अधेल या आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन सी। निम्न में से मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? तो मानवोदय काव्य की रचना जो है वो किसने की थी? कवि भरत ने की थी। किसने करी थी? कवि भरत ने किया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन है? किसके? रामायण प्रदीप। तो आंसर दो, रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा रामायण प्रदीप के क्या थे? रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत जोड़ा है? सो असंगत जोड़ा आपको बताना है, बताओ। सुप्रीम पथिक ये मौलाराम के द्वारा नहीं लिखी गई है। सभाभूषण हरिदास शर्मा, गढ़वीर महाकाव्य खोला लोदी पर आधारित रूपमोहन शकलानी, गढ़वाल भूगोल हरिदर शास्त्री, बट प्रेम पथिक मौलाराम नहीं है। निम्न दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो सही युग्म का चयन करो भाई 31 का। डी हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कवि शंकर, विरह या छंदमाला लीला नंदकोट नाला। ऑप्शन डी 31 का सही यहाँ पर होगा। निम्न में से गलत युग में कौन सा है? 32 का आंसर देंगे, गलत युग में बताएंगे। तो 32 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, व्रत कौमुदी मौला राम। ये गलत है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आगे यहाँ पर चलते हैं। आप लोगों का क्या है? भारतीय लोक साहित्य श्याम परमार है, गढ़वाल जाति प्रकाश बालकृष्ण शांति भट्ट है, फूलकर्णी महंत योगेंद्रपुरी, है ना। तो 32 का ए। निम्न में से खैकर किसे कहा जाता है? खैकर, खैकर बताओ किसे कहा जाता है निम्न में से? सो खैकर आपको याद रखना है। 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी, थातवान के कृषक। थातवान के कृषक को खैकर कहते हैं। तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? सदावर्त। ऑप्शन सी 34 का हो जाएगा। बड़े भूस्वामी खेतों में कार्य करने हेतु किसकी नियुक्ति करते थे? 35 का बी हो जाएगा, हलिया। हलिया की नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गांव की स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बेनाप भूमि कहते थे। 36 का। वर्षा के जल संरक्षण हेतु बनाए जाते थे क्या? खाल बनाए जाते थे, खाल। ऑप्शन बी। आटा पीसने हेतु प्रयोग में लाए जाते थे, क्या लाए जाते थे आटा पीसने हेतु प्रयोग में? घराट। खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर क्या कहलाती थी? गुल कहते थे। क्या कहते थे? गुल। भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता? कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता था? सो 40 का सी, सिमार या गुजार। निम्न में से अष्टकोण रजत मुद्रा किसने जारी की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टकोण मुद्रा रजत मुद्रा को जो जारी किया था वो किया था एफ और फतेह शाह ने। जौ एक प्रकार का क्या होता था? जौ एक प्रकार की मुद्रा होती थी जो लद्दाख टकसाल में बनती थी। एक तिमासी बराबर कितना टका होता था? पूछा जाता। एक तिमासी बराबर 10 टका। 40 टका बराबर कितना होता था? कितना गढ़वाली रुपया? 1 गढ़वाली रुपया। 50 टका बराबर कितना रुपया? फर्रुखाबादी 1 फर्रुखाबादी रुपया।
टका और तिमासी का प्रचलन ब्रिटिश काल में बंद हो गया। पौंड टूटी एक प्रकार का क्या था? पौंड टूटी एक प्रकार का कर होता था। क्या होता था? कर होता था। ठीक है, आयात निर्यात वाला। 4 तिमासी बराबर कितना गोरखाली या गुड़वाली रुपया? 4 तिमासी इक्वल टू 1 गढ़वाली या गोरखाली रुपया। 1 गोरखाली रुपया बराबर लगभग कितना फर्रुखाबादी आना? 12 आना। 12 आना। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह शाह हो जाएगा। लद्दाख टकसाल में बनने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो वो जौ थी। कौन सा युग में सुमेलित है? भूमिगत जल को एकत्र करने हेतु नौला पहाड़ों में अभी भी होता है? होता है। छोटे जल कौन कौन भर के लाए यहाँ से पानी? नौले बने होते ना हमारे यहाँ पे। छोटे जल क्षेत्र जिन्हें मवेशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, छुपटौला है ना। छोटे जल क्षेत्र जिन्हें मवेशियों के लिए यूज किया जाता है, छुपटौला। लास्ट में बंजर भूमि को खिल कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि खिल क्या है, या फिर बंजर भूमि को क्या कहा जाता है, ये आता है, इसे ध्यान रखना है, खिल। ऑप्शन डी, ये वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 तिमासी बराबर कितना टका? 1 तिमासी बराबर 10 टका। ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गढ़वाली रुपया कितने टके के बराबर होता है? 1 गढ़वाली रुपया 40 टका। नेक्स्ट है, टका एवं तिमासी मुद्रा का प्रचलन किसके समय में बंद हुआ करके? ब्रिटिश। गढ़वाल जनजागरण का पिता एवं गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं तारादत्त गैरोला को। टेरी रियासत या फिर गढ़वाल के जो परमार वंश थे, इनके बारे में बता दूं। आप जानते हैं ध्युली पाथा, तो वो किसने शुरू किया था? अजयपाल ने किया था। नापतोल की पद्धति थी, इसे अजयपाल का पाथा भी कहते हैं, और 2 किलो के बराबर ये होता था। कुछ गणराज्य के जो विकास की नींव थी, कार्य विकास की, गणराज्य में भूमि कर या लगान का कितने नगद रूप में कितना लिया जाता था? 7 और 8, 7/8, जिसे रकम या मामला कहते थे। जागीर गांव से जागीरदार एवं मुआफी गांव से मुआफीदार कर के रूप में क्या लिया करते थे? बरा या फिर मामला। ठीक है, राज्य कर्मचारी जैसे पटवारी, पतरौल, ये जो गांव हैं आदि को गांव में बरा देने की प्रथा होती थी। जो ये पटवारी और पतरौल होते थे, इन्हें गांव में बरा देने की प्रथा होती थी। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा किसने शुरू करी थी? सुदर्शन शाह ने करी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रताप शाह ने कोर्ट फीस के रूप में टिकट लगाने की प्रथा शुरू की, और आयात निर्यात कर वसूलने के लिए जगह जगह पर चौकियां बनाई गई, जिसमें वसूली का काम कौन करता था? मुंशी करता था। कस्टम सुप्रीडेंट जो मुंशियों के कार्य की देखभाल करता था। टिहरी नरेशों के समय न्यायालय भी आय के प्रमुख स्रोत थे। सुदर्शन शाह ने सरसरी, कलेक्ट्री, छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी नामक क्या करा था? न्यायालयों की स्थापना की थी। नरेश शाह ने फौजदारी विवादों के लिए सेशन कोर्ट गठित किया, जिसका प्रमुख सेशन जज हो जाता। गढ़ नरेश पशु चराने वाले से घी कर, तो घी कर किससे लिया जाता है? पूछा जाता है। गढ़ नरेश लेते थे पशु चराने से, या चराई कर इसे कहते हैं। वन कर वसूलते थे। गढ़ नरेश जो है ना, पशु चराने वाले से घी कर या इसी को चराई कर और वन कर भी वसूलते थे, जिसके लिए ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था। तो भाई ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में थे महल। ठीक है, आईने अकबरी में तराई के महलों के बारे में भिन्न भिन्न जानकारियां दी गई। कुछ इतिहासकारों ने 29 महल बताए हैं, तो किसी ने 21 महलों का उल्लेख किया है। अकबर की रसोई के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाया गया, ये याद रखना है। मुगल सम्राट जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी, तो किसकी रसोई के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाया गया? अकबर के लिए। दून क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी द्वारा यमुना तट पर बनाया गया शेरगढ़ के दुर्ग पर मुगल सेनापति नवाजत खान ने अधिकार कर लिया था। तो शेरगढ़ का दुर्ग किसने बनाया? माधो सिंह भंडारी। कहाँ? दून क्षेत्र में। किस नदी पर? यमुना के तट पर। ठीक, ये आपने याद रखना है। तारीख मुबारक शाही में कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का कुमाऊं भागने का वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि किस में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है? खटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का कुमाऊं भागने का वर्णन। न बलबन की शाही सेना ने सिरमौर की पहाड़ियों पर पहला सैन्य अभ्यास किया, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया है। और इसके बाद
एक और इम्पोर्टेंट, मिथुन ए मिन्हाज की पुस्तक तबकात ए नाशरी में गढ़वाल और कुमाऊं के सिरमौर पर्वत का उल्लेख, आपसे पूछेगा कि किसमें मिलता है। मिथुन ए मिन्हाज की पुस्तक है तबकात ए नाशरी। दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार कंप्लीटली पर्वतीय, संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं पर्वत और शिवालिक के नाम से संबोधित करते थे। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही याद रखते हैं। और अभी हम करेंगे एक पार्ट और आएगा टिहरी रियासत, जिसमें आप दिल्ली सल्तनत से संबंधित मुगलों से पढ़ेंगे, उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना वो ब्रिटिश शासन प्रशासन से रहने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इवनिंग में कोशिश करूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एक मिलेगा, अदरवाइज 2 दिन का आज और कल का वेट कीजिए। कल है सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। तो सैटरडे तो मुझे चाहिए, संडे मंडे को एक तो हिंदी का मैराथन आप लोगों की कंप्लीट होगी बीएस नेगी, और दूसरा क्या है, जीके का मैराथन आएगा, और उत्तराखंड जीके का मैराथन आएगा, प्लस करंट अफेयर। किसका? करंट अफेयर का प्लस हिंदी का अलग अलग मैराथन आएंगी, ठीक है। भले वो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको कवर कराने की कोशिश करूंगी। करंट अफेयर, हिंदी और उत्तराखंड, और क्या बोला, रीजनिंग भी सोचूंगी, रीजनिंग का मुझे टाइम लगा। तो 2 दिन जो है संडे मंडे मेरे पास टाइम रहेगा, उस बीच में आप लोगों का मैराथन चलेगा, ठीक है। तो पूरी कोशिश की जा रही है, और कहीं पर भी बाय चांस हो सकता है जल्दी जल्दी बोलते टाइम मेरे मुंह से निकल जाए, तो भाई पॉजिटिव लो उन चीज़ों को। आप लोगों को मैंने देखा है कि सामने वाले की आप वैल्यू नहीं समझते। एक आध का मैंने कल भी कमेंट पढ़ा था, है ना। तो भाई कमेंट करने से पहले ये भी सोचो ना कि या तो वो इंसान है कि आपको करेक्शन नहीं करा रहा है बोलने के बाद। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने बाय मिस्टेक मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ मैं कमेंट में आप लोगों को बोल देती हूँ कि भी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लीजिए। अगर नहीं मैं कहती तब आप मेरे को बोलते ना, तब आपको राइट होता कि आप बोलते कि मैम आप तो गलत सलत कराए जा रहे हो। जहाँ पे जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बट उसमें से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कर रहे हैं जितना हो सकता है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है फिर आप कहीं और करो, बट गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। पहली बात है ये भाई, बुरा लगे अच्छा लगे आप अनसब्सक्राइब कर दो, जाओ कहीं और पढ़ो जो तुम्हें सही पढ़ा रहा है। आप खुद देखेंगे ना, बड़े बड़े लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो गलत मत बोलो किसी को, रेस्पेक्ट करो, ठीक है। मिस्टेक होती है, सभी से होती है, हो जाता है, बट करेक्शन करा भी देती हूँ, क्या तो वीडियो में बता देती हूँ या फिर कमेंट में ही वहाँ पर आपका करेक्ट। बट जिसका भी जो भी डाउट है ना, वो डाउट मैं इवनिंग में ही देखा करूँगी। अब उसके बाद आपकी कमेंट में अगर आंसर देना पॉसिबल होगा तो वहाँ पर दे दूँगी, अदरवाइज नहीं तो फिर जो वीडियो आएगी हमारी उसमें आपको करेक्शन मिल जाएगा। हो जाता है कभी कभी एरर, तो आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो और सिलेक्शन लेते रहो। पहला पेपर पुलिस का है, और बंदी रक्षक का आई थिंक आप सभी ने पेपर जो है जो फॉर्म है फॉर्म डाल दिया होगा, और जिसने भी अभी तक फॉर्म अपने फिल नहीं किया टाइम से फॉर्म को फिल कर लीजिए। और टाइम है और अपॉर्चुनिटीज़ है, और इस टाइम बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ भी हैं। हम अगर बात करें अपने छोटे से स्टेट को लेकर के, तो ये पहली बार है। उसके बाद नहीं कह सकते कि कब वैकेंसी आएंगी कब नहीं आएंगी। तो जो भी अभी मौका मिला है ना, पूरा फ़ायदा उठाओ। ये मत सोचो कि पेपर है हो जाएगा, आज होगा कल होगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। अब ऐसा भी नहीं कि यार पेपर आ रहा है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, जितना पढ़ा है बट धीरे 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 पढ़ो। डिप्रेस नहीं होना है। आप खुद अपने घर की कंडीशन देखो, आपको किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। खुद आप अपने घर की कंडीशन देखोगे ना तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो सोचो, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इवनिंग में।